फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ये हो जाएगा आपका पुंकेसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पुंकेसर। याद रखना नर जनन अंग, ठीक है, नर प्रजनन अंग या जनन अंग बोलो, नर प्रजनन अंग जो होता है वो क्या होता है पुंकेसर। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, मतलब कौन सी विधि पाई जाती है। स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए कवक की बात कर रहा है, कवक में पोषण कौन सी होती है। पोषण मतलब होता है भोजन, ठीक है। पोषण मतलब उसका जो पोषण कैसे होता है, भोजन जो खा के क्या होता है, ठीक है। तो वो बोलता है कवक कौन सा भोजन करता है, मतलब कौन सा पोषण करता है। स्वपोषी है, मृतजीवी है, समभोजी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका मृतजीवी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मृतजीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है। ओ मानव में डायलिसिस थैली है और ये जो है चैप्टर 1 में भी बोला गया है, ठीक है। आप याद रखिएगा डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली याद कीजिए, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन। क्या है नेफ्रॉन, याद रखिएगा। मानव में जो डायलिसिस थैली है वो कौन सा है नेफ्रॉन, याद रखिएगा। नेफ्रॉन और नेफ्रॉन का ना पिक्चर भी पूछता है क्लास 10th में, ठीक है। याद रखिएगा कि मानव में डायलिसिस थैली कौन सा है नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर, ठीक है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। डेंगू मच्छर जो होता है वह किस तरह के जल में उत्पन्न होते। तो ये बोला है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह जल में उत्पन्न होते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डेंगू मच्छर जो होता है खारा जल में उत्पन्न होता है, शुद्ध जल में उत्पन्न होता है कि गंदा जल में उत्पन्न होता है कि इनमें से कोई नहीं। दोस्त बता देते हैं आपको कि डेंगू जो उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है उसका नाम होता है एडीज, ठीक है। एडीज मच्छर, क्या नाम होता है एडीज मच्छर। इसका नाम ही होता है एडीज मच्छर, ठीक है, याद रखना। और यह जो होता है यह शुद्ध जल में होता है, आपको गंदा जल में नहीं होता है। यह क्या होता है एडीज जो होता है वह शुद्ध जल में होता है, ठीक है। और मलेरिया उत्पन्न करने वाला गंदा जल में होता है, याद रखना। तो एडीज मच्छर कहा जाता है और यह कौन सा जल में होता है, यह शुद्ध जल में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। मतलब रक्त की कमी से, मतलब रक्त की कमी से, रक्त की कमी से, ठीक है, रक्त की कमी से जो होने वाला रोग होता है वो होता है टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तता। ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया जो होता है वो रक्त की कमी से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एनीमिया जो होता है वो कौन चीज की कमी से होता है, रक्त की कमी से होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों में होते हैं। अच्छा, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों में होते हैं। तो गुर्दा में होता है, यकृत में होता है, एंड्रियल नली और अग्नाशय, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका अग्नाशय, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर देखो याद करो, अंतग्रंथि मतलब जो अंतःस्रावी होते हैं और बाह्यस्रावी भी होते हैं, मतलब अंतःस्रावी भी होते हैं और बाह्यस्रावी मतलब, ठीक है। तो ये हो जाए अग्नाशय, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, याद रखिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या कौन सा होता है। मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि जो सबसे छोटी है वह कौन सा होता है, याद रखिएगा। मेंडुला, एंड्रियल, थायराइड, प्यूटरी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यूटरी, ठीक है। प्यूटरी ग्रंथि ऐसे बोलते हैं इसको, मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में समन्वय होता है। पौधे में समन्वय क्या होता है, ठीक है। तो आप देखिए ये बोल रहा है कि रासायनिक विधि द्वारा होता है, तांत्रिक विधि द्वारा होता है, कोशिकांग द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो दोस्त हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए,
रासायनिक विधि द्वारा होता है। याद रखिएगा, जो पौधे में समन्वय होता है वो कौन सा विधि द्वारा होता है? रासायनिक विधि द्वारा होता है। याद रखिएगा, रासायनिक विधि द्वारा होता है पौधे में समन्वय, रासायनिक विधि द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है। क्या कहलाता है? नियंत्रण कहलाता है, समन्वय कहलाता है, समन्वय नियंत्रण दोनों कहलाता है, उद्दीपन कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है? समन्वय कहलाता है। क्या? समन्वय। याद रखिएगा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि निश्चल, ठीक है, निश्चल ये होगा, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? निश्चल कणिकाएं किसमें पाई जाती है? ठीक है, नेफ्रॉन में पाई जाती है, न्यूरॉन में पाई जाती है, न्यूक्लियस में पाई जाती है, नोप्स में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्त बी, न्यूरॉन में पाई जाती है। निश्चल कोशिका जो है वो किस में पाई जाती है? न्यूरॉन में पाई जाती है। याद रखिए, न्यूरॉन में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन कि मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? मतलब मस्तिष्क में जो सूचना होती है वह किस रूप में संचित होती है? चेतना के रूप में, आवेग के रूप में, उद्दीपन के रूप में, संवेदना के रूप में। तो ये चीज समझ जाइए कि मस्तिष्क की बात कर रहा है और मस्तिष्क का डिजाइन इस तरह कुछ होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इस तरह होता है। मस्तिष्क का जो डिजाइन होता है वह इस तरह का कुछ होता है। ठीक है दोस्त, इस तरह का। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें अगर कोई चीज सोचते हैं या सूचना कुछ पहुंचता है तो यह किस रूप में रहता है? तो ये चेतना के रूप में रहता है। क्या चीज के रूप में रहता है? चेतना के रूप में रहता है। याद रखिएगा, चेतना के रूप में मस्तिष्क में जो रहता है, जो सूचना रहता है वह किससे? चेतना के रूप में रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के स्थित तथा संतुलन में अनुरक्षण करता है? अब एक चीज देखो दो, ये बोल रहा है कि मनुष्य में जो मस्तिष्क होते हैं, ठीक है, मनुष्य का जो मस्तिष्क होते हैं, ये देखो जो मनुष्य का जो मस्तिष्क, सॉरी बन नहीं पाया, ठीक है, देखिए बताते हैं। अब ठीक है, मनुष्य का जो ये मस्तिष्क होता है, ठीक है, ये मस्तिष्क होता है, तो बोल रहा है कि इसमें जो बैलेंस करता है, जो ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करता है और इस शरीर को स्थित रहने में, शरीर को स्थिर रहने में जो सहायता करता है वह किसके द्वारा होता है? अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है, अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है, इनमें से सभी के द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप ध्यान में रखिएगा, अनुमस्तिष्क के कारण होता है। किसके कारण होता है? अनुमस्तिष्क। बैलेंस करना और शरीर को स्थिर करना, बैलेंस करना और शरीर को स्थिर करना, मतलब संतुलन करना और शरीर को स्थिर रखना, यह किसके कारण होता है? अनुमस्तिष्क के कारण होता है। याद रखिएगा, अनुमस्तिष्क के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? अच्छा, दो तांत्रिक कोशिका है, उसके मध्य जो खाली स्थान बचता है उसको क्या कहते हैं? ध्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, आवेग कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, क्या चीज कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? मतलब किस अग्रभाग का हिस्सा है? मस्तिष्क में किस भाग का हिस्सा है? ठीक है, तो अग्रभाग का हिस्सा है, मध्य भाग का हिस्सा है, पश्चिम भाग का हिस्सा है कि प्रमस्तिष्क का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो हो जाएगा आपका मध्य भाग का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? मध्य भाग का। देखो, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, याद रखिए, पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है वह मध्य भाग का हिस्सा है, वह मध्य भाग का हिस्सा है। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य भाग का हिस्सा है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स मेडुला जो अनुमस्तिष्क है वह किस भाग का हिस्सा है? मध्य भाग का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? मतलब कौन सी क्रिया जो है अनैच्छिक नहीं है? ठीक है, वमन, चावना, लाड़ आना, हृदय का धड़कना। ठीक है, यह कौन सा क्रिया जो है अनैच्छिक, अनैच्छिक रूप से किया जाता है, मतलब अनैच्छिक क्रिया नहीं है, सॉरी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो ये जो है ना चबाना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चबाना। चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं में आता है। ठीक है, चलिए अगला, अगला जो है निम्नलिखित में से कौन से ऐच्छिक क्रिया है?
ठीक है, तो वो अनैच्छिक क्रिया था, इसमें अब ऐच्छिक क्रिया है। ठीक है, तो ये है डर जाना, छींक आना, खाना और चौंक जाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खाना। ठीक है, ऐच्छिक क्रिया क्या है? खाना, मतलब इच्छा अंदर से। ठीक है, ऐच्छिक क्रिया करता है। ठीक है, मतलब इच्छा की क्रिया करता है, उससे क्या करते हैं? ऐच्छिक क्रिया, जो कि खाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी एक चीज देखिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है, क्रिप्टिनिज्म होता है, बौनापन होता है। तो इसका जो राइट आंसर, अभी एक चीज समझ लिए कि हमेशा याद रखिएगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन याद रखना, इंसुलिन की कमी से जो होता है ना, वो मधुमेह रोग होता है। ठीक है, मधुमेह, कौन सा रोग होता है? मधुमेह, या मधुमेह भी लिख सकते हो, या यह भी लिखते हैं मधुमेह। ठीक है, याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मधुमेह, याद रखना। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है, गवाइटर अथवा घेंघा पनपता है, मतलब किसकी कमी से पनपता है? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा की कमी से। अभी एक चीज देखो, घेघा रोग, ठीक है, याद रखिए घेघा। ठीक है, घेघा रोग घेगा रोग जो है वह हमेशा आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है, याद रखिए। ये नमक भी बोल सकते हैं, साधारण नमक, ये इसे आयोडीन ही बोला जाता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से। ठीक है, याद रखिए, घेंघा रोग, जो गर्दन जो है, नेक जो होता है फूल जाता है पूरा। ठीक है, ये फूलने लगता है और फूला ही रहता है, यह किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से होता है। और कौन सा रोग? घेंघा रोग। कौन सा रोग? घेंघा। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, मतलब उच्च स्तरीय जंतु जो है वो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है, किसमें करती है? किसके द्वारा करती है? मस्तिष्क के द्वारा करती है, मेरुरज्जु के द्वारा करती है, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं के द्वारा करती है, इनमें से सभी के द्वारा करती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें सभी के द्वारा करती है, क्योंकि इसमें प्रमस्तिष्क लगेगा ही, मेरुरज्जु आएगा ही, और विभिन्न प्रकार के तंत्रिका कोशिका, मतलब तंत्रिका द्वारा होता ही है, तो इनमें से सभी के द्वारा होगा। ठीक है, इनमें से सभी के द्वारा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, याद रख लो। उच्च स्तरीय जंतु में तंत्रिका तंत्र है ना, तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, मतलब किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क आएगा, मेरुरज्जु आएगा, विभिन्न प्रकार के तंत्रिका द्वारा आएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण, कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा होता है? अब एक चीज सिंपल सी बात है कि कैल्शियम का मात्रा का नियंत्रण मतलब बाइलेंस। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, एगो तो कैल्शियम के मात्रा का नियंत्रण करना है, उसमें अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताना है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंड्रियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, अंडाशय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाराथायराइड, याद रखिएगा, पाराथायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, जो कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, और क्या कहते हैं, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण भी करता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, पाराथायराइड क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी स्रावी ग्रंथि है, ग्रंथि है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, और कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण भी करता है, पाराथायराइड। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? वृषण द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है उसको क्या कहते हैं? वृषण द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो एक में है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा में प्रोजेस्टेरोन, इंस्ट्रोन और प्लेक्टिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वृषण द्वारा, हमेशा याद रखना वृषण द्वारा की बात कर रहा है, वृषण के द्वारा, वृषण के द्वारा, वृषण के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, मतलब निकलता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना टेस्टोस्टेरोन, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, वृषण टेस्टोस्टेरोन, वृषण टेस्टोस्टेरोन, याद रखना वृषण टेस्टोस्टेरोन के द्वारा स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में फाइटो हार्मोन में किसके फल पकने वाला हार्मोन कहा जाता है, मतलब किसका फल पकने वाला हार्मोन कहा जाता है? ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा, एथिलीन नहीं हो, एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर एथिलीन होगा।
ठीक है, जो पकाने का काम करता है, फल को पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। फल के पकाने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है एथिलीन। एथिलीन याद रखना, एथिलीन। जो फल के पकाने वाला हार्मोन होता है वो क्या होता है, एथिलीन। फल के पकाने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं, एथिलीन, याद रखना। चलिए अगला, न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है। विद्युत आवेश में परिवर्तन होता है, यह संवेदना जो है विद्युत आवेश में परिवर्तन होता है, वो कौन सा, मतलब कौन सा परिवर्तन, साइटोन, डेंड्रॉन, डेट्रस एक्सॉन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, साइटोन, याद रखना इसका राइट आंसर। जो संवेदना को विद्युत आवेश में परिवर्तन करता है, संवेदना को क्या करता है, संवेदना को विद्युत आवेश में परिवर्तन कर देता है, हो जाता है। ठीक है, जो कौन है, साइटोन, याद रखना साइटोन। अगला, कलियों की वृद्धि और बीजों के अनुकरण को रोकने वाला हार्मोन है, मतलब कि कौन सा हार्मोन है जो ये अंकुरन को रोकने वाला हार्मोन कहा जाता है, अंकुरन को जो रोकता है, अंकुरन को रोकता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, जिब्रेलिन्स, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड। क्या हो जाता है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, याद रखना कि जो बीजों को अंकुरन से रोकता है, बीजों के अंकुरन से रोकता है, एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। चलिए अगला, अगला है कि एक नर हार्मोन है, एक नर हार्मोन कौन सा है, एक नर हार्मोन कौन सा है, एक नर हार्मोन कौन सा है। ठीक है, तो एड्रेनलिन, टीएसएच, और एगो है एस्ट्रोजन, एगो है टेस्टोस्टेरोन। अब एक चीज बताए, हम ब्लीसन द्वारा आप लोग को बताया था कि ब्लीसन द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ब्लीसन द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। और ब्लीसन जो होता है वो मानव मनुष्य में, पुरुष में होता है। ठीक है, तो इसका जो बोल रहा है कि एक नर, नर मतलब पुरुष, और पुरुष में ब्रीसन होता है, ब्रीसन कौन सा हार्मोन देता है, टेस्टोस्टेरोन। याद रखना कि टेस्टोस्टेरोन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, याद रखना टेस्टोस्टेरोन। अगला, मस्तिष्क उत्तरदायित्व है, मस्तिष्क उत्तरदायित्व है, किसका उत्तरदायित्व है, मस्तिष्क किसका उत्तरदायित्व है, ये पूछ रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायित्व है किसका, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, माइंड, जिसको माइंड बोलते हैं, हमारा जो मस्तिष्क है, ठीक है, वो सोचने के लिए काफी है, सोचता ही है, हृदय स्पंदन करता ही है, ठीक है, और शरीर का संतुलन बनाए वही रखता है, क्योंकि माइंड, अगर माइंड ठीक रहेगा तभी तो संतुलन बना रहेगा ना, तो फिर दिक्कत है नहीं, अगर ठीक से रहेगा माइंड तो संतुलन नहीं बनाए, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी। मस्तिष्क उत्तरदायित्व है किसके लिए, सभी के लिए उत्तरदायित्व है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एंड्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन, याद रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। और कौन सा हार्मोन है, पादप हार्मोन। पादप मतलब क्या होता है, पौधा, याद रखना पादप मतलब क्या, पौधा, पेड़ पौधा। ठीक है, पौधा, पादप मतलब क्या, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा की बात हो रहा है। और इसका हार्मोन जो है वो क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। इसका हार्मोन क्या हो जाएगा, साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, याद रखना। ठीक है, पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, याद रखना। चलिए अगला, ये है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों को नियंत्रण करता है, विभिन्न कार्य को कौन सा नियंत्रण करता है। ठीक है, तंत्रिका द्वारा, मतलब तंत्रिका द्वारा, रासायनिक द्वारा, तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखो एक चीज बताते हैं सिंपल सी कि हमारे शरीर के विभिन्न जैविक कार्यों को कौन सा नियंत्रण करता है, तो नियंत्रण हमारा तांत्रिका द्वारा भी होता है और रासायनिक भी द्वारा होता है, रसायनों द्वारा भी होता है। तो ये भी दोनों, तो इसमें लिखा हुआ है ना कि तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तांत्रिका और रासायनिक दोनों द्वारा हमारे शरीर को बैलेंस किया जाता है, मतलब कार्य करने में सहायता किया जाता है, इसलिए दोनों होगा, तांत्रिका और रासायनिक दोनों। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है, मतलब क्या किस तरह का रसायन ये पूछ रहा है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। ठीक है, तो ऑक्सीन तरह का है, मतलब ऑक्सीन की तरह है, जेबलेरिन्स की तरह है, साइटोकाइनिन की तरह है, और वृद्धिरोधक की तरह है। ठीक है, तो यह समझ लेना कि यह हो जाएगा
कि वृद्धि रोधक की तरह है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि रोधक की तरह है, वृद्धि रोधक की तरह है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड जो है वह पौधे में जो अंकुरन होता है, अंकुरन, ठीक है, अंकुरन जो होता है उसको क्या करता है? रोकता है, अंकुरने नहीं देता है, रोकता है, ठीक है। तो ये वृद्धि रोधक है, मतलब वृद्धि रोधक मतलब बढ़ने नहीं देता है, वृद्धि रोधक है, ठीक है, याद रखना। एब्सिसिक एसिड क्या है? वृद्धि रोधक, मतलब आगे किसी को बढ़ने नहीं देता, वृद्धि रोधक। एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि रोधक है, ठीक है। चलिए अगला, अगला है कि बीज रहित पौधा के उत्पादन में से सहायक होते हैं। बीज रहित पौधा में उत्पादन में से सहायक होते हैं, कौन सा सहायक होते हैं? बीज रहित पौधे में उत्पादन में सहायक होता है। अगर अंकुरन की बात करता है कि रोकता कौन है, तो एब्सिसिक एसिड। लेकिन अभी को रहा है कि बीज रहित पौधा में कौन सा उत्पादक में सहायता करता है, वो उत्पादक में सहायता करता है, तो साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिबरेलिन्स। तो एक चीज समझ में ना कि ऑक्सीन जो है, ऑक्सीन और जिबरेलिन्स दोनों जो है यह पौधे के उत्पादन में सहायक होते हैं, मतलब पौधे को आगे बढ़ाने में, बीज रहित पौधा में आगे बढ़ाने में क्या करते हैं? सहायता होते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों है, तो यहाँ पर देखो ऑक्सीन और जिबरेलिन्स दोनों दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑक्सीन और जिबरेलिन्स दोनों, ठीक है। बीज रहित पौधा को बढ़ाने में कौन सहायता करता है? तो ऑक्सीन और जिबरेलिन्स, ठीक है, ऑक्सीन और जिबरेलिन्स दोनों बढ़ाने में सहायता करता है। जबकि इसको रोकने में कौन करता है? अंकुरन को रोकने में एब्सिसिक एसिड। अंकुरन को रोकने में कौन सा सहायता करता है? जो अंकुरन को रोकता है वो क्या? एब्सिसिक एसिड। इसके लिए उसको कहते हैं वृद्धि रोधक कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वृद्धि रोधक, उसको क्या जाता है? वृद्धि रोधक, रोधक कहा जाता है। वृद्धि रोधक किसको कहा जाता है? एब्सिसिक एसिड को, ठीक है, एब्सिसिक एसिड को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फल पकने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब एक चीज बताओ कि इनमें से कौन सा फल है जो पकने के लिए फल को पकने के लिए होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। तो ऑक्सीन, जिबरेलिन्स, एथिलीन और साइटोकाइनिन। अब इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, क्योंकि ये बताए हुए हैं, ठीक है। तो बताए हुए तो इसका जवाब तो आप लोग को देना पड़ता है, ठीक है, मानता है कि आप लोग इसका जवाब दें, क्योंकि आपको पता होगा कि जब पढ़ाते हैं तो आप लोग को याद करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसका कमेंट करके बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि इसमें इस तरह का वीडियो प्रत्येक चैप्टर और प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की गति को नियंत्रण करता है? अच्छा, कौन सा भाग जो है हृदय को स्पंदन को मतलब तथा श्वसन गति को नियंत्रण करता है, मतलब हृदय के स्पंदन को नियंत्रण करता है और श्वसन गति को भी नियंत्रण करता है, ठीक है। तो सेरिबरम, मेंडुला, सेरिबेलम और कहती है डाइनसेफ्लॉन, ठीक है, डाइनसेफ्लॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मेंडुला, ठीक है। हम पहले भी बताया कि मेंडुला और क्या था, मेंडुला पॉन्स, और एक था, एक और था, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो चीज जो है वो आता है जो नियंत्रण करने में सहायता करता है, वो क्या? अनु अनु अनुमस्तिष्क। देखिए याद रख लो, पॉन्स, पॉन्स और मेंडुला, मेंडुला और अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क। याद रखना कि ये जो तीनों है ये क्या है कि शरीर को नियंत्रण करने में सहायता करता है। तो यहाँ हृदय और स्पंदन और श्वसन के नियंत्रण करने के लिए सहायता, तो इसमें तीनों में से, दोनों में से नहीं था, मेंडुला था, इसलिए मेंडुला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है कौन सा? अंतःस्रावी है, बाह्यस्रावी है, कौन सा है? अंतःस्रावी है, बाह्यस्रावी, नालिका ग्रंथि है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि हार्मोन्स जो है अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि अंदर से होता है ना, तो इसलिए क्या होता है? अंत हार्मोन जो है भी कौन सा स्रावी होगा? अंतःस्रावी, याद रखना। हार्मोन जो है वो कौन सा ग्रंथि होता है, मतलब कौन सा स्रावी होता है? ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, याद रखिए। हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का प्रयुक्त समन्वय केंद्र क्या होता है? शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या होता है? समन्वय केंद्र क्या होता है? शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या होता है? नाभि, पैर, मस्तिष्क, पीठ। तो याद रखिएगा मस्तिष्क, क्योंकि मस्तिष्क से ही हम लोग किसी चीज को सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है।
और संतुलन काम भी करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र कहाँ है? मस्तिष्क में। ठीक है, चलिए अगला। अगला है कि प्राग नली का बीजांड किस ओर वृद्धि करना किस प्रकार से अनुवर्तन है, मतलब वृद्धि करने का किस प्रकार से अनुवर्तन करता है? जलानुवर्तन है, प्रकाश अनुवर्तन है, रासायनिक अनुवर्तन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रासायनिक अनुवर्तन है। ठीक है, रासायनिक अनुवर्तन है। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि मेरुरंजी का आघात, ठीक है, मेरुरंजु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? ठीक है, विद्युत संकेत को, चुंबकीय संकेत को, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विद्युतीय संकेत को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युतीय संकेत। याद रख लिए, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों के आने की व्यवधान होता है? तो विद्युत संकेतों को, मेरुरज्जु आघात में विद्युत संकेतों के आने के सावधान होता है। ठीक है, चलिए अगला। अगला है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि एड्रीनल हार्मोन को स्रावित करते हैं? मतलब एड्रीनल जो है, एड्रीनल जो है ग्रंथि, वो कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय, एंड्रियल, ठीक है, एंड्रियल और यकृत, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंड्रियल ग्रंथि। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंड्रियल ग्रंथि। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन कहते हैं कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा में नियंत्रण करता है? शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है, शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है। इंसुलिन, एड्रेनलिन, पीत, लाइपेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंसुलिन। इंसुलिन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन। अब एक चीज आप बताइए, इंसुलिन जो है, इंसुलिन किस रोग का, मतलब इंसुलिन की कमी से किस रोग, कौन सा रोग होता है? ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ, कौन सा रोग होता है? ये बताइए आप कमेंट में। ठीक है, क्योंकि हम बताए हुए आपको इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला। यौनारंभ में संबंधित किस एक हार्मोन का नाम है? यौनारंभ में जो हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन आता है? यौनारंभ जब होता है तो कौन सा हार्मोन जो है उसका आता है? ठीक है, मतलब आता है, उसका नाम पूछ रहे हैं। इंसुलिन का, एंड्रोजन का, एड्रेनलिन का, उपयुक्त में सभी का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए आपका एंड्रोजन हार्मोन आता है। यौनारंभ जब जवान आदमी होता है तो कौन सा हार्मोन होता है? एंड्रोजन। याद रखिएगा, एंड्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए अगला। पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है? पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है? पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है और पादप को क्या कहते हैं? पादप को क्या कहते हैं, ये चीज आप कमेंट में बताइए। और पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है? जल द्वारा होता है, प्रकाश द्वारा होता है, हार्मोन द्वारा होता है, उपयुक्त सभी द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है आपका हार्मोन द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन द्वारा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हार्मोन द्वारा। और पादप को क्या कहते हैं ये चीज आपको बताना है, मतलब पादप है क्या। ठीक है, तो ये कमेंट में आपको बताना है। चलिए अगला बताइए, उस तंत्रिका कोशिका का नाम बताए जो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का कार्य करती है, उसका नाम बताना है। सिनेप्स, न्यूरॉन, अंतरातंत्रिकाणु और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरातंत्रिकाणु, मतलब अंतरतंत्रिकाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क या मेरुरज्जु में परिवर्तन होने के बाद आवेग का न्यूरॉन से क्या कहा जाता है? आवेग को न्यूरॉनों को से होकर कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? तो उदर में होता है, अभिवाही अंग में होता है, मतलब आवेग जो न्यूरॉन्स होता है वो होकर कहाँ जाता है, मतलब कहाँ जाता है ये चीज बोल रहा है ना। तो उदर में जाता है, अभिवाही अंग में जाता है, पैरों में जाता है, उपयुक्त सभी में जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अभिवाही। ठीक है, अभिवाही अंग में वो चला जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि रैनवियर्स, ठीक है, रैनवियर्स की गांठ जो होते हैं कहाँ पाई जाती है? रैनवियर्स की गांठ जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? ब्रिक में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, न्यूरॉन में पाई जाती है, सभी में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? न्यूरॉन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? न्यूरॉन में।
ठीक है। रैनवियर्स का गांठ जो कहाँ पाई जाती है? तीन न्यूरॉन्स में। रैनवियर्स का गांठ कहाँ पाई जाती है? तीन न्यूरॉन्स में, याद रखिए। चलिए अगला। अगला है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रिया इकाई को क्या कहा जाता है? तो वृक्क को कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है, इनमें से सभी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है, तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक तंत्रिका तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जाने के लिए आवेशों को जिस संगम या स्थल में गुजरना पड़ता है वो है क्या है? वो क्या है? अंत अंतग्रंथन या सिनेप्स जिसको बोलते हैं, ऑक्सॉन, द्रुमिका, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंत ग्रंथन, जिसको सिनेप्स कहा जाता है, अंत ग्रंथन, ठीक है, जिसे सिनेप्स कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला। अगला है कि नशीले पदार्थों का सबसे अधिक प्रभाव मस्तिष्क पर किन भागों पर पड़ता है? अगर कोई नशीला जो नशा करता है तो वह नशा करता है, तो बोल रहा है कि वो नशा का जो प्रभाव होता है किस भाग पर पड़ता है? तो अनुमस्तिष्क पर पड़ता है, मध्य मस्तिष्क पर पड़ता है, अग्र मस्तिष्क पर पड़ता है, कि इनमें से कोई नहीं? तो एक चीज समझ लो कि आपको जो बैलेंस करने का काम कौन करता है? अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क करता है। और एक चीज है कि आप कोई नशा करते हैं, आप कोई नशा करते हैं, नशा करते हैं, तो एक चीज सिंपल सी बात समझिए कि नशा करने पर यही पर ना प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें बैलेंस करने का काम करते हैं। जब कोई नशा करता है तो उसका क्या होता है? बैलेंस गड़बड़ाने लगता है। तो इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता होगा? अनुमस्तिष्क पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क, याद रखिएगा। बैलेंस करने का काम कौन करती है? अनुमस्तिष्क। और जब नशा आप करते हैं, नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, तो किस पर उसका बैलेंस जो है गड़बड़ा जाता है। और बैलेंस किसके गड़बड़ाता है? क्योंकि अनुमस्तिष्क उसका काम करना ही थोड़ा बंद कर देता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस गड़बड़ाने लगता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पर पड़ता है? अनुमस्तिष्क पर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि घ्राण केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? घ्राण केंद्र जो है मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? अनुमस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क में, उपयुक्त में, सभी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क में। क्या? अग्र मस्तिष्क। और आगे वाला जो मस्तिष्क होता है, फोर हेड, जिसको आगे वाला एक मस्तिष्क कहते हैं, उसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क, उसका नाम है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क बीच वाला को होता है, अनुमस्तिष्क जो तुम्हारा माइंड होता है, जो समझ में, मतलब जो समझ में तुम्हारा बैलेंस उलेंस करने का काम करता है। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क इसका हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, चलिए घ्राण केंद्र कहाँ स्थित होता है? अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के जड़ों द्वारा जल स्रोत की दिशा में गति कौन सा अनुवर्तन करवाता है? मतलब कौन सा अनुवर्तन के कारण जल स्रोत का दिशा में गति होता है? ठीक है, रासायनिक, जलानुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, इनमें से सभी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जलानुवर्तन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पौधे में जड़ के द्वारा जल स्रोत की बात कर रहा है ना, जल स्रोत की बात कर रहा है और उसकी गति की बात कर रहा है, तो इसलिए किसका आंसर हो जाएगा? जलानुवर्तन, मतलब जल में परिवर्तन होने की क्रिया। ठीक है, तो जलानुवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। दुधारू पशु में जबरदस्ती दूध प्राप्त करने के लिए गैर कानूनी रूप से किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे कि कोई जानवर है, कोई गाय है जो कि दूध देता है, लेकिन अगर वो उसका दूध बंद हो गया, जबरदस्ती अगर दूध दूना चाहते हैं आप कि दूध हो, तो उसमें बोला है कि कौन सा हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? तो ऑक्सोटॉक्सिन, ठीक है, जिबरेलिन्स, ऑक्सीजन और इथिलीन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है ऑक्सोटॉक्सिन, ऑक्सोटॉक्सिन, ऑक्सोटॉक्सिन। और यह गैर कानूनी है। क्या? यह गैर कानूनी है, कानूनी है। ठीक है, यह गैर कानूनी है। अगर बाई चांस आप देते हैं और कोई इस पर आपको क्या कहता है, कह देता है, कोई आपको केस कर देता है, तो आप मतलब कानून के घेरा में आ सकते हैं। ठीक है, यह गैर कानूनी है। उसका हार्मोन का नाम कौन है जो इंजेक्शन दिया जाता है? ऑक्सोटॉक्सिन, याद रखना है, ऑक्सोटॉक्सिन। दुधारू पशुओं को जबरदस्ती प्राप्त करने के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है इंजेक्शन? ऑक्सोटॉक्सिन। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है क्या कि आवश्यकता से अधिक थायरॉक्सिन के बनने पर बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाता है? अच्छा, अत्यधिक थायरॉक्सिन अगर बनने लगता है तो बच्चे में कौन सा बीमारी होता है? ठीक है, क्रेक्टेनिज्म, तापेदिक
कालाजल उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रेक्टिनिज्म, क्रेक्टिनिज्म, ठीक है, याद रखना है क्रेक्टिनिज्म। थायरॉक्सिन अगर अधिक हो जाता है बच्चा में तो उसमें बीमारी जो उत्पन्न होगा क्रेक्टिनिज्म, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि उस पादप हार्मोन का नाम बताए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है, जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है, ठीक है। ऑक्सीजन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में ये बोला जाता है, ठीक है, ABA, ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। जिबलेरिन्स और एथिलीन, ठीक है, याद रखना, बोल रहा है कि जिबलेरिन्स और एथिलीन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एब्सिसिक एसिड। अब एक चीज बताइए, एब्सिसिक एसिड जो है यह कौन सा काम करता है पौधे में, ठीक है, तो इसके बारे में बताया हुआ है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बारे में एब्सिसिक एसिड के बारे में हम बताए हैं, ठीक है, तो ये जरूर बताइएगा। और फल को पकने में, फल को पकने में कौन सा हार्मोन मतलब कौन सा हार्मोन सहायता करता है, फल को पकने में, ठीक है, इसको भी कमेंट में बताइएगा कौन सा है। चलिए अगला है, एक पादप हार्मोन जो पौधों को वृद्धि का घटक है, जो पौधों को वृद्धि का घटक है वो कौन सा है, ठीक है। तो एक चीज बताइए, जो पौधों को वृद्धि का घटक है मतलब सहायता करता है, ठीक है, जिबलारिन्स, ऑक्सीजन, एब्सिसिक एसिड, इसको देखो ABS है ना, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो पौधों की वृद्धि करने में सहायक करते हैं, ठीक है। चलिए अगला, आवेग उत्पन्न करने वाला कारक है, आवेग उत्पन्न करने वाला कारक है उद्दीपन, प्रतिवर्ती चाप, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन। उद्दीपन जो है वह आवेग को उत्पन्न करता है, उद्दीपन जो है आवेग को उत्पन्न करता है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि मिक्सीडेमा नामक बीमारी ये किस हार्मोन की कमी से होते हैं। मिक्सीडेमा जो बीमारी है वह किस हार्मोन की कमी से होता है, ऑक्सीजन के, इंसुलिन से, थायरॉक्सिन के, इनमें से सभी की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है थायरॉक्सोन की कमी से। अब देखो मिक्सीडेमा नामक जो बीमारी है, मिक्सीडेमा नामक जो बीमारी है वो किसके कमी से होता है, थायरॉक्सिन के, थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन की कमी से होता है भाई, याद रखना, थायरॉक्सिन की कमी से कौन होता है, मिक्सीडेमा बीमारी जो होता है वह थायरॉक्सिन की कमी से होता है, मिक्सीडेमा बीमारी थायरॉक्सिन की कमी से होता है। चलिए अगला, अगला जो है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी। अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, बैटिंग ने, डार्विन ने, लामार्क ने, ली लामार्क लिखा हो, उपयुक्त सभी में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटिंग, ठीक है, बैटिंग, ठीक है, बैटिंग ने किया था, इसको याद रखना है, इंसुलिन का खोज किसने किया, बैटिंग ने, ठीक है। चलो अगला, कौन सा हार्मोन संतानुपत्ति के बाद दूध स्रावित करने में सहायता करता है, दूध स्रावित करने में सहायता करता है, तो इसको बता दो, ऑक्सोटॉक्सिन, इंसुलिन, आयोडीन, उपयुक्त में सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सोटॉक्सिन। और दुधारू पशु में कौन सा हार्मोन इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सोटॉक्सिन, याद है ना, ऑक्सोटॉक्सिन, दूध मतलब ज्यादा गाड़ने के लिए, दूध ज्यादा देने के लिए ऑक्सोटॉक्सिन इंजेक्शन दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सोटॉक्सिन। अगला, अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। अभी इसका क्वेश्चन जो है आपको जवाब देना है कमेंट में, क्योंकि यह फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मतलब बताए थे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि, दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी, अग्नाशय, यकृत, वृषण, उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि बहुमूत्रा की बीमारी किस हार्मोन की अधिकता से होती है, बहुमूत्रा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बेसुप्रीन या एडीएस इसी का नाम है, ठीक है। अब ये देखिए कि नहीं, इसका नहीं, ये अलग है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी, उपयुक्त में सभी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बेसोप्रोसियन या एडीएस के कमी से क्या होता है आपका बहुमूत्रा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता, हाइड्रा में कौन चीज पाया नहीं जाता, मस्तिष्क नहीं पाया जाता, तंत्रिका, मुख और स्पर्शक,
स्पर्शक नहीं पाया जाता है। तो इसका पता है आपको कि हाइड्रा में बताते हैं, हाइड्रा में ना मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है, हाइड्रा में कौन सी, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता, तो मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, याद रखें, हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती चाप कहां बनते हैं, प्रत्यावर्ती चाप कहां बनते हैं, मेरुरज्जु में, कोशिका में, पादप में, इनमें से कोई में नहीं, ठीक है। मेरुरज्जु जो बनता है, सॉरी, प्रत्यावर्ती चाप जो बनते हैं वो कहां बनते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु में, क्या में, मेरुरज्जु में, क्या, मेरुरज्जु। प्रत्यावर्ती चाप कहां बनता है, मेरुरज्जु, प्रत्यावर्ती चाप कहां बनता है, मेरुरज्जु में, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन सा बनाते हैं, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाता है, पादप, मस्तिष्क, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों बनाते हैं, ठीक है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है वो दोनों बनाते हैं, याद रखना, मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों बनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेरुरज्जु को रक्षा कौन करता है, अच्छा, मेरुरज्जु को रक्षा कौन करता है, ठीक है। कोशिका रक्षा करता है, मस्तिष्क रक्षा करता है, केशरुक दंड रक्षा करता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशरुक दंड जो है वो रक्षा करता है मेरुरज्जु को, याद रखना, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि एडीएच का हार्मोन कौन सा स्रावित करता है, एडीएच हार्मोन कौन सा स्रावित करता है, थायराइड, पीयूष, ठीक है, अंडाशय, वृषण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पीयूष, ठीक है, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है, प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है, प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक आना, आंखों का झपकना, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि हमेशा सब अचानक आता है, ठीक है, ठीक है। मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, या मिठाई, फुचका, फुचका देख के मुंह में पानी आना, गोलगप्पा जिसको बोलते हैं, ठीक है, छींक आना और आंखों का झपकना, ठीक है, ये सब प्रत्यावर्ती क्रिया का उदाहरण है, ठीक है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मादा ग्रंथि किसे कहते हैं, अच्छा, मादा ग्रंथि किसे कहते हैं, अंडाशय को, अंडाणु को, अंडजपक को, कोशिकाओं, अंडकोश को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंडाशय को, ठीक है, क्योंकि मादा, यहाँ महिला की बात हो रही है, तो मादा जो है अंडाशय में, अंडाशय उसको, उसकी मतलब ग्रंथि है, अंडाशय ग्रंथि है, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का विभाजन एक कोशिका दीर्घपन द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा होता है, तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि तना का, कोशिका का जो है तने का वृद्धि करने में सभी सहायक होते हैं, ऑक्सीजन सहायक होता है, जिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन, तो इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि जब पौधे पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीजन का विसरण प्रारोहण किस भाग की ओर होता है, किस भाग की ओर होता है, छाया वाले भाग की ओर होता है, प्रकाश वाले भाग की ओर होता है, स्तंभ शीर्ष की ओर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका छाया वाले भाग की तरफ होता है, किस ओर होता है, छाया वाले भाग की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन ग्रंथि एवं थायरॉक्सिन, अच्छा, थायराइड ग्रंथि एवं थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण निम्नलिखित में किसके द्वारा होना आवश्यक है, मतलब होना आवश्यक है किसके द्वारा, मैग्नीजीज के द्वारा, आयरन के द्वारा, आयोडीन के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आयोडीन के द्वारा, आयोडीन के द्वारा होता है, आयोडीन के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अन्न उत्सर्ग का कारण होगा, अन्न उत्सर्ग का कारण होगा, ठीक है, एंड्रोजन के द्वारा, एलएस के द्वारा, एफएस के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि आपको एलएस समझ में नहीं आया तो एफएस समझ में आया, इसलिए हम यहाँ पर दे दिए थे, ठीक है। देखो, तो यहाँ पूछा अन्न उत्सर्ग का कारण क्या है, कौन सा हो सकता है, तो अन्न उत्सर्ग पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग स्रावित होने वाला ल्यूटिनाइजियम हार्मोन, मतलब एलएस, न्यूटिलाइजियम हार्मोन एलएच, ठीक है, मात्रा बढ़ाने के कारण होता है। जबकि एलएच हार्मोन की मात्रा बढ़ती है तो ग्राफियन फटकर अंडे को मुक्त कर देता है, ठीक है। एक
दूसरा है एफ एस बच्चों के यौन विकास तथा वयस्कों प्रजनन क्षमता को महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। जिन महिलाओं के मासिक धर्म या पीरियड्स होते हैं उनमें एफ एस मस्तिष्क मासिक धर्म का चक्र नियंत्रण करने में मदद करता है। यह अंडाशय अंडों का विकास गति प्रदान करता है, ठीक है, गति प्रदान करता है और अंडों का ओवल्यूशन के लिए तैयार करता है, ठीक है, तो ये तैयार करता है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा अंड उत्सर्ग कारण होता है, मतलब यह तैयार करता है और यह फटने पर मुक्त करता है, ठीक है। तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा क्योंकि यह दोनों चीज तो लिखा हुआ है, इसमें से दोनों में से एक आंसर है, ठीक है। आप कमेंट करके जवाब दीजिए, कमेंट करके जवाब दीजिए कि इसका कारण कौन हो सकता है, ठीक है, बी और सी में, ठीक है। चलिए बताइए, क्योंकि दोनों के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायित्व है। अब एक चीज बताओ, अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायित्व है। अब हम बताएं कि अनुमस्तिष्क जो है वो शरीर को नियंत्रण करता है, संतुलन करने का काम करता है, तो वो किस लिए उत्तरदायित्व हो सकता है, संतुलन के लिए, स्मरण के लिए, पुष्टि के लिए, तर्क शक्ति के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संतुलन के लिए। और इसको बार बार हम बता रहे हैं, ठीक है, समन्वय संतुलन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है अनुमस्तिष्क का, ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है कि रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती है, तो जड़ में पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है, फूलों में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है, फलों में और अच्छा फूलों में या फलों में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती है, पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं कहां पाई जाती है, पत्तियों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण अंगक है। प्रकाश संश्लेषण किसका अंगक है, पत्ती का, हरित लवक का, क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरित लवक का। क्या चीज हो जाएगा इसका, हरित लवक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरित लवक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो प्राह मतलब ताना की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, मतलब ताना को वृद्धि में सहायता करता है, ठीक है, ऑक्सीजन, विटामिन और एंजाइम और क्लोरोफिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारे तना को सहायता करता है उसकी वृद्धि में, ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुकोशिकीय जीव में समन्वय होता है। बहुकोशिकीय जीव में समन्वय होता है रासायनिक समन्वय, तांत्रिका समन्वय, रासायनिक समन्वय और तांत्रिका समन्वय, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांत्रिका समन्वय। क्या हो जाएगा, तांत्रिका समन्वय। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तंत्रिका समन्वय। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में पत्तियों और फूलों के गिरने के लिए कौन सा हार्मोन नियंत्रित। अच्छा, पत्ती और फूल गिर रहे हैं तो इसमें कौन सा हार्मोन जो होगा वो होगा, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि ए बी ए का पहले फुल फॉर्म बताइए कि किसका नाम है, और दूसरी बात है कि इसको टूटने और बिखरने का जो क्रिया करता है वो कौन सा करता है, ऑक्सीजन्स कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड कहा जाता है, जिबरेलिन्स कहती है, फ्लोरीन्स। तो इसका राइट आंसर एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि यही रोकने का भी काम करता है अंकुरन को, और यह पत्ता को या फल को गिरने में सहायता करता है एब्सिसिक एसिड, याद रखना एब्सिसिक एसिड। और ए को एब्सिसिक एसिड ही कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंकुरित हुए बीजों की वृद्धि को अग्रभाग पर उत्पन्न होता है, अग्रभाग पर उत्पन्न करता है एब्सिसिक, ऑक्जिन्स, फ्लोरजिन्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्जिन्स, ठीक है। जो ऑक्सीजन्स है जो उसको अंकुरित होने में सहायता करता है और एब्सिसिक एसिड रोकता है, इसलिए इसको वृद्धि रोधक भी कहा जाता है। वृद्धि रोधक भी कहा जाता है, रोधक, ठीक है, वृद्धि रोधक भी कहा जाता है एब्सिसिक एसिड को, ठीक है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जिन्स, ठीक है। चलिए अगला है किस हार्मोन से तने की चोटी पर कोशिकाओं में विभाजन होता है और पौधे लंबा हो जाते हैं, ठीक है। तो पौधे लंबा हो जाता है जिबरेलिन्स के कारण, एब्सिसिक एसिड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, फ्लोरजिन्स के कारण, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिबरेलिन्स के कारण। किसका, जिबरेलिन्स के कारण जो पौधे दो भाग में विभाजित होते हैं और लंबे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तांत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है। तांत्रिका तंत्र किस ऊतक से बना होता है, संयोजी ऊतक से बना होता है, पेशी ऊतक से बना होता है, तंत्रिका ऊतक से बना होता है, एपिथेलियम ऊतक से बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंत्रिका ऊतक से बना होता है। कैसी से, तंत्रिका ऊतक से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि
प्रत्यावर्ती क्रिया में किस अंग के द्वारा संपन्न होता है? जो प्रत्यावर्ती क्रिया जो है किस अंग के द्वारा संपन्न होता है? ठीक है, तो मेरुरज्जु के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, ऐच्छिक पेशिया के द्वारा, अनैच्छिक पेशिया के द्वारा। अब एक चीज बताए, तंत्र प्रत्यावर्ती क्रिया जो है वो होता है मेरुरज्जु के द्वारा, ये बात हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉन्ग रेहेंस की दुपिकाएं उपस्थित होती है, किस पे उपस्थित होती है? वृक्क में होती है, यकृत में होती है, हृदय में होती है, अग्नाशय एवं पैक्रियाज में होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नाशय एवं पैक्रियाज में होती है, पैक्रियाज में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि कहलाता है, ये भी चीज बताए हुए कि मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? प्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, थायराइड ग्रंथि को कहते हैं, एंड्रियल ग्रंथि को, कि पाराथायराइड को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। प्यूटरी ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क को बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? पाइरूवेटर कहते हैं, पाइरूमेटर कहा जाता है, ड्यूरामेटर कहा जाता है, अरेक्सानियड कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूरामेटर कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? ड्यूरामेटर कहा जाता है, ड्यूरामेटर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? नर्स, यहाँ नर्स भी नर्स होना चाहिए। स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 31, 37, 14, 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31। इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 नसों की संख्या होता है स्पाइनल में, याद रखना है। स्पाइनल में जो नस की संख्या कितनी होती है आपका? 31 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शरीर का ताप नियंत्रण केंद्र है? मतलब शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। ठीक है, शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। तो स्पाइनल कोड, हाइपोथैलेम, ठीक है, सेरिबेलम और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपोथैलम, हाइपोथैलम। ठीक है, हाइपोथैलम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को क्या कहा जाता है? तो मस्तिष्क के आंतरिक झिल्ली को क्या कहा जाता है? पायरोमेटर, ड्यूरामेटर और एक डायनोड, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पायरोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? पायरोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है, एक्सॉन कहा जाता है, मेलियानी शीश कहा जाता है, उपयुक्त में सभी कहा जाता है। तो इसको जाके जो कहा जाता है वो होता है सिनेप्स। ये जो पीछे जो क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर सिनेप्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एड्रेनलिन किस अंग पर सीधे कार्य करता है? एड्रेनलिन जो है किस अंग पर सीधे काम करता है? एड्रेनलिन जो है किस अंग पर सीधे काम करता है? ठीक है, तो हृदय पर काम करता है, वृक्क में काम करता है, यकृत में करता है, उपयुक्त में सभी में काम करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, एड्रेनलिन किस अंग पे सीधे कार्य करता है? तो याद रखना है हृदय पर। हृदय पर ना वो सीधे कार्य करता है, हृदय पर क्या करता है? सीधे कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बनता है? शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में बनता है? हृदय, वृक्क, मस्तिष्क और पैर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मस्तिष्क। शरीर में कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बनता है? तो ये याद रखना, मस्तिष्क। और जब पूछेगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बनता है, तो मस्तिष्क मतलब इससे बनता है। और ये कौन सा भाग होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं, और ये चीज बताया गया है, तो आपको इसको कमेंट में बताना है कि प्रत्यावर्ती चाप जो है वो कहाँ बनते हैं। ठीक है, इसका याद रखिए और हमको बताइए कमेंट में। ठीक है, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूख की सूचना मस्तिष्क का कौन सा भाग देता है? अच्छा, भूख की सूचना जो है मस्तिष्क में कौन सा भाग देता है? अगर हमको भूख लगा हुआ है, भूख लगा हुआ है, तो वो कौन सा भाग है जो हमको बताता है कि हमको भूख लगा हुआ है? ठीक है, अनुमस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क, मध्यमस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रमस्तिष्क। अग्रमस्तिष्क जो हमको बताता है कि भूख लगा हुआ है। ठीक है, यह अचेतन मतलब चेतन जाता है इसके अंदर,
समझ में जाता है, और यह अगर मस्तिष्क जो है हमको अंदर से फील कराता है कि हमको भूख लगा हुआ है और हमको लगता है कि अब भूख लग गया, अब चलो खा लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला आंसर, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उल्टी आने की क्रिया तंत्रिका तंत्र के किस भाग के द्वारा नियंत्रण हो जाता है। अच्छा ठीक है, उल्टी जो आता है उसको नियंत्रण करने के लिए कौन सा भाग होता है? मेडुला, अग्र मस्तिष्क, एक्सॉन, उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेडुला। मेडुला उसको नियंत्रण करता है। ठीक है, मेडुला जो है उसको नियंत्रण करने का काम करता है। ठीक है, मेडुला। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन के लिए बढ़ाता है। अच्छा सुनो, कोशिका विभाजन में बढ़ाता है कौन सा हार्मोन? ठीक है, तो जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इंसुलिन और इनमें से सभी। अब देखिए पेड़ पौधा की बात करें तो जिबरेलिन हो जाएगा, और जब ये हार्मोन की बात करें कि कौन सा विभाजन में करने में बढ़ता है तो वो साइटोकाइनिन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, चलिए अगला, इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव कहां होता है? थायराइड के द्वारा, पैराथायराइड के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, एंड्रोजन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अग्नाशय के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, ऑक्सीजन है वसा एंजाइम हार्मोन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑक्सीजन है वसा एंजाइम हार्मोन कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हार्मोन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन। ठीक है, चलिए अगला, मस्तिष्क में विभाजन सूचना किस रूप में संचित होता है? मस्तिष्क का जो विभाजन सूचना होता है, विभिन्न जो सूचनाएं होते हैं वो किस रूप में संचित होती है? ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो राइट आंसर अभी बता देते हैं, चेतना, आवेग, उद्दीपन और संवेदना। तो इसका जो सूचना का जो रूप है वो किसमें संचित होती है? तो उद्दीपन में, याद रखिएगा उद्दीपन जो है ये संचित करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, याद रखिए और इसको कमेंट में जवाब दीजिए क्योंकि यह बताया गया है। ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला, मस्तिष्क उत्तरदायित्व है सोचने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, मिश्रित। इसका राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये भी बताया हुए है कि इसमें कौन सा है। इसका राइट आंसर आप कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क में अवशिष्ट उत्पादन को रुधिर अपोहन द्वारा पृथक करता है। कौन सा पृथक करता है? नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। याद रखिएगा इसका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? मतलब किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो होता है एंडोस्पर्म द्वारा, मेसोडर्म द्वारा, एंडोडर्म द्वारा, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एंडोडर्म द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोडर्म द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन का स्राव कहां से होता है? थायरॉक्सिन का स्राव कहां से होता है? थायराइड ग्रंथि से, यकृत से, वृक्क से, वृक्कन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से होता है। ठीक है, चलिए अगला, दो तांत्रिका तंत्रों के बीच के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन किया हुआ है लेकिन इसका जो आंसर हम बताते हैं आपको क्या होता है। ध्रुमिका, स्नेप्स, ऑक्सोन, आवेग। और ये चीज बताया हुआ है लेकिन चलिए बता देते हैं, ये होगा स्नेप्स। ठीक है, दो तंत्रिका तंत्रों के बीच के खाली स्थान को हम लोग स्नेप्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन में रोग नहीं है? लैंगिक जनन रोग नहीं है। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस और टाइफाइड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस जो है लैंगिक जनन नहीं है। ठीक है, मतलब लैंगिक जनन रोग नहीं है सिफिलिस, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला, कौन सी नालिका विहीन ग्रंथि है? नालिका विहीन ग्रंथि कौन सी है? गैस्ट्रिक, लैचलेरियम, ठीक है, एंड्रियल और स्लाइबरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंड्रियल। ठीक है, एंड्रियल ग्रंथि जो है नालिका विहीन है। ठीक है, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन के स्रावन को कौन सा तत्व आवश्यक होता है? मतलब इसमें कौन सा तत्व जो है आवश्यक होता है? तो Ca मतलब कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन, हीलियम। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। कैल्शियम के परमाणु संख्या बता दीजिए। ठीक है, कैल्शियम Ca के परमाणु संख्या बताइए, परमाणु संख्या क्या होता है कैल्शियम का परमाणु संख्या आप बताइए। ठीक है, चलिए अगला। न्यूरॉन, न्यूरॉन के छोटे तंतु को क्या कहते हैं? न्यूरॉन को छोटे तंतु को क्या कहते हैं? डेंड्राइट, माइलिनेसिस और लवक एक्सॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेंट्राइन, डेंट्राइट। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन के बड़े तंतु को क्या कहते हैं? डेंड्राइट, माइलिनेसिस, लवक और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सॉन, ऑक्सॉन। चले अगला। अगला क्वेश्चन क्या है? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, उद्दीपन की पहचान जो कराती है कहलाती है, क्या कहलाती है? अग्राही, ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व और बेचैनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ग्राही। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि कहलाती है? अच्छा, मास्टर ग्रंथि है। अब ये जो आपको आंसर है ये आपको कमेंट में देना है, क्योंकि हम ये 2 बार बता चुके कि मास्टर ग्रंथि क्या होता है। ठीक है, एक बार तो ऐसे ही बता दिए थे, एक बार आया था। ठीक है, मास्टर ग्रंथि का आपको कमेंट में जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ये भी आपको जवाब में देना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। ये आपको बताया गया कि इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गवाइटर रोग पनपता है, गवाइटर रोग जो पनपता है वो किसके कारण पनपता है? चीनी के कारण पनपता है। ठीक है, चीनी के कारण पनपता है कि आयोडीन की कमी से पनपता है कि रक्त की कमी से पनपता है कि मोटापा से पनपता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयोडीन की कमी से गवाइटर रोग। मतलब अरे गवाइटर रोग मतलब घेंघा रोग होता है, घेघा, घेघा रोग होता है जो गर्दन फूल जाता है। ठीक है, तो यह आयोडीन की कमी से पनपता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन है। अब एक चीज ध्यान में दे, पादप मतलब पौधा होता है, ये चीज हम पूछे भी थे और एक बार बताया भी है कि पादप मतलब पौधा। तो इंसुलिन, थायरोक्सिन और एंड्रोजन और साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पादप का हार्मोन क्या है? साइटोकाइनिन, याद रखिएगा। ठीक है, साइटोकाइनिन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्रिज के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है? ब्रिज के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है? ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुटक, मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। ब्रिज के जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ठीक है, पादप हार्मोन नहीं है। एथिलीन, ऑक्सीजन और ऑक्सोटॉक्सिन, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सोटॉक्सिन। ठीक है, ऑक्सोटॉक्सिन, याद रखिएगा। चलो अगला। एंड्रोजन है, एंड्रोजन जो है वो कौन सा हार्मोन है? नर, जो लिखा हुआ है नर हार्मोन है। ठीक है, नर है, इंद्र है। ठीक है, नर, नर हार्मोन है। मादा हार्मोन है, पाचक रस है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर हार्मोन है। ठीक है, एंड्रोजन जो है नर हार्मोन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। पादप हार्मोन कौन सा है? पादप हार्मोन कौन सा है? पेप्सिन, एंड्रेलिन, ऑक्सीजन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेप्सिन, पेप्सिन। ठीक है, इसका पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला। अगला क्वेश्चन है कि बीज रहित फलों को बनने में सहायता करता है। अच्छा, बीज रहित फलों को बनने में सहायता करता है अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, अनिषेक अंडपी। ठीक है, अगर प्रभाविका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अगर प्रभाविता। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक संचरण रोग है? लैंगिक संचरण रोग है एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड, ए बी दोनों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि नर हार्मोन कौन सा है? नर हार्मोन कौन सा है? तो एंड्रेलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका लास्ट जो ऑप्शन लास्ट था, यहाँ पर आपका लास्ट हो गया, ठीक है। और जहाँ तक होगा आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए चैनल पर है तो। इस चैनल पर इसी तरह का क्वेश्चन आते रहता है और सारे सब्जेक्ट का आएगा, ठीक है, एक सब्जेक्ट कम नहीं है, सारे सब्जेक्ट का आएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, ठीक है, चलिए।